Dear students, get ready to explore the God's Grandeur by Jared Manley Hopkins. First of all, we should know about Manley Hopkins. Jared Manley Hopkins was an English poet and Jesuit priest, considered one of the leading Victorian poets, known for his innovative and experimental approach to poetry and use of spring rhythm. जेरेड मेनले हॉपकिन एक तो विक्टोरियन एरा का पोइट है, इसलिए भी वो फेमस है, और दूसरा ये कि उन्होंने कुछ इनोवेटिव, कुछ अनोखा और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की है पोइट्री तक, और उन्होंने यूज़ किया है स्प्रिंग रिथम का। स्प्रिंग रिथम बोलते हैं कि आम जो ज़ुबान होती है उसका इस्तेमाल, जैसे हम डायलॉग यूज़ करते हैं बातचीत करते हुए, उसकी जो रियल म्यूज़िकलिटी है उसको शो करने के लिए अपनी पोइम के अंदर रियल लैंग्वेज का यूज़ किया है, ना कि कोई प्रॉपर मीटर, फॉर्म, रिदम इसको यूज़ करने की बजाय रियल लैंग्वेज का यूज़ किया है। His work were not widely published during his lifetime, and his unique style only gained recognition after his death. He often explored themes of nature, spirituality, and the relationship between human and the divine. Notable works by Hopkins include Pied Beauty, The Wind Howl, The God's Grandeur, and which showcase his wide imagery and intricate wordplay and deep spiritual insights. Now we will discuss the original text of the poem God's Grandeur. First of all, we should know what is grandeur. Grandeur बोलते हैं शान शौकत, अजमत, यानी खुदा की अजमत. The world is charged with the grandeur of God. ये दुनिया चार्ज है. चार्ज ये जो करंट वाला चार्ज होता है, यानी करंट की तरह गॉड का जो ग्रैंडर, शान शौकत, अजमत है, वो दुनिया के अंदर मौजूद है. It will flame out like shining from the shook foil. ये इस तरह चमकता है, गॉड का अजमत इस तरह दुनिया में शामिल है जिस तरह के किसी फॉयल, ये जो चांदी का वर्क या सोने का वर्क होता है जो हम मुख्तलिफ डिशेस के ऊपर सजावट के लिए, हम गार्निश के लिए यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो जिस तरह उसमें से एक चमक निकलती है, उसी तरह गॉड का ग्रेंजर भी चमका रहा है इस वर्ल्ड को. इट गैदर्स टू अ ग्रेटनेस लाइक द ओज ऑफ ऑयल क्रश्ड. कि ये जब अगर इकट्ठा हो जाए, गॉड का ग्रैंडर, शान शौकत इकट्ठी जब हो, तो इस तरह होगा जैसे किसी ऑयल का एक समंदर, एक दरिया है, जैसे पूरा इकट्ठा किया हुआ है ऑयल, और उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी और उसके अंदर से एक जो चमक निकलेगी, जैसे कि आपको इस इलस्ट्रेशन में दिखाई दे रहा है. इस तरह गॉड का ग्रैंडर इस दुनिया को घेरे हुए दुनिया के अंदर मौजूद है. वाई डू मैन देन नॉट ट्रैक हिज रॉड. फिर इंसान को उसके रॉड से कोई ख़तरा क्यों नहीं है, खौफ क्यों नहीं है. रैक मीन खौफ क्यों नहीं है. रॉड यहाँ रॉड तो वैसे तो एक स्टिक वगैरह इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे रॉड का मतलब है अथॉरिटी, कि गॉड की अथॉरिटी का कोई खौफ ख़तरा क्यों नहीं है लोगों को. फिर The opening lines convey the poet's awe at the divine presence in world, describing it as a charge with God's grandeur. The simile, like shining from shook foil, compares the radiant display of God's glory to the reflection of light on disturbed, shimmering surface. Generation have trod. Generation मतलब नस्लें आ रही हैं, and all is seared with trade, bleared, smeared and toil. और ये जो ट्रेड यानी तिजारत का ये जो शौक़ है लोगों को और ज़्यादा कमाने का, यानी दौलत की हवस के मायने में हम इसको ले सकते हैं, इस चीज़ ने लोगों को ख़राब कर दी है, ब्लर कर दिया है, स्मियर्ड, उनके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आने लग गई है, उनको बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है लोगों का ये जो जुनून है, लोगों की ये जो लस्ट है ट्रेड की. The repetition of trod emphasizes the repetitive and relentless nature of human activity on earth. कि ये जो रेपिटिशन यहाँ पे पोइट ने यूज़ की है ट्रॉड की, ये शो कर रही है कि इंसान की रिलेंटलेस नेचर, कभी ना ख़त्म होने वाली नेचर ह्यूमन एक्टिविटी के, कि इंसान की ये जो जनरेशन है ये ख़त्म नहीं होगी. एक जनरेशन ख़त्म होगी तो दूसरी आ जाएगी.
The poet highlights the negative impact of human pursuits such as trade and toil on the natural world. And wears man's smudge and sheer man's smell. The soil is bare now, nor can food feel being shewed. कि दुनिया ने अब इंसान के समझ को पहना हुआ है, इंसान की बनाई हुई चीज़ें ही हर तरफ हमें दिखाई दे रही हैं, फैलाया हुआ इंसान का फैलाया हुआ एक रायता हमें हर तरफ दिखाई दे रहा है और हर चीज़ में से इंसान की स्मेल आ रही है, यानी पता चलता है कि यहाँ पे इंसान के हाथ लग चुके हैं, कि इंसान नेचर को इस तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है। द सॉइल इज़ बेयर नाउ, कि ज़मीन भी अब, वैसे बेयर का मतलब होता है बरहना नंगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि असल जो मिट्टी की हकीकत है, असल ज़रखेज़ी है, वो ख़त्म होती जा रही है इंसान की वजह से, और हमारे पाँव भी उस चीज़ को फील नहीं करना चाहते और ना ही वो कर सकते हैं मिट्टी की उस तरोताज़गी को जो कि पहले थी। और बीइंग शूड यानी कवर है हमारे पाँव, अब हम जूता वगैरह पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय खाली ज़मीन के ऊपर चलने के, यानी हम खुद भी वो चीज़ महसूस नहीं करना चाहते, हम प्योर नेचर को महसूस नहीं करना चाहते और हम उसे अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। Seared with trade, bleared, smeared with toil and man's smudge suggests the pollution and degradation caused by industrialization. And for all this, nature is never spent their lives, the dearest freshness deep down things, and though the last lights of the black west went. कि आफ्टर ऑल दिस, इस सब के बावजूद भी नेचर इज़ नेवर स्पेंड, नेचर कभी ख़त्म नहीं होगी। देयर लाइव्स द डियरेस्ट फ्रेशनेस डीप डाउन थिंग्स, उसकी ये जो फ्रेशनेस है वो चीज़ों के अंदर हमेशा सलामत रहेगी, अलग अलग चीज़ों के अंदर हम फिर भी नेचर के एस्पेक्ट्स को देखते रहेंगे। एंड दो द लास्ट लाइट्स ऑफ द ब्लैक वेस्ट, और ये तब तक कायम रहेगी जब तक हर शाम वेस्ट में से हमें लाइट ख़त्म होती हुई दिखाई ना देगी, यानी सूरज के गरूब होने का मंजर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे सूरज हर शाम गरूब होता है, इसी तरह नेचर भी सलामत रहेगी। द फ्रेज नेचर इज़ नेवर स्पेंट कन्वेज द इंड्योरिंग विटैलिटी एंड हिडन ब्यूटी दैट लाइज बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स। Oh, morning at dawn brings eastward springs, because the Holy Ghost over the bent world broods with warm breast and with bright wings. के मॉर्निंग में जैसे प्रीवियस लाइन में उन्होंने बताया कि सूरज वेस्ट में जब गुरूब हो रहा होता है, वो जो लास्ट लाइट्स होती हैं उसकी, जैसे वो हमेशा सलामत रहती हैं हर रोज़ सुबह को, उसी तरह सूरज ईस्ट वर्ड से निकलता है, ब्रिंग करता है, सूरज की शुआएं हमें दिखाई देती है, स्प्रिंग्स हमारे ऊपर आगे शुआएं फैली हुई दिखाई दे रही होती हैं। उसी तरह नेचर भी हमेशा सलामत रहेगी, हमेशा सूरज ईस्ट से आता रहेगा और वेस्ट में जाता रहेगा, क्योंकि वहाँ हमारे इस वर्ल्ड के ऊपर होली गोस्ट यहाँ पे गॉड के लिए यूज़ किया है कि उसने कवर किया हुआ है वर्ल्ड को, वर्ल्ड के ऊपर बेंट यानी कर्व बनाया हुआ है, और वो कर्व इस तरह बनाया हुआ है जैसे कोई परिंदा अपने बच्चों, ब्रूड्स यानी जो छोटे बच्चे होते हैं परिंदे के, उसके ऊपर एक परिंदा अपने परों के साथ उसको ढांप के रखता है, उनको गरमाइश देने के लिए, उनको उनकी केयर करने के लिए। इसी तरह होली घोस्ट यानी गॉड ने भी हमारे ऊपर अपने परों का साया सलामत रखा हुआ है, और इस वजह से नेचर सलामत है, इंसान चाहे उसे जितना भी डिस्ट्रॉय कर ले। The poet expresses a contrasting view, asserting that despite the damage inflicted by humans, nature remains resilient and everlasting. ये थी हमारी पोएम। Now we will discuss the literary devices used in this poem. Simile, the comparison of God's grandeur to shining from shook foil creates a vivid imagery of radiant brilliance. Repetition, the repetition of trod emphasizes the continuous and relentless sections of humanity. Alliteration, the repeated s sounds inserted with trade, bleared, smeared with the toil create a harsh and discordant effect. Personification, nature is personified as a living and have the dearest freshness deep down things. The grandeur of God is metaphorically described as something that flame out and gather to greatness.
Symbolism: the soil being bare represent the depletion and degradation of nature by human activity. Imagery: wide sensory imagery is employed to depict the contrast between the seared and polluted world and the untouched beauty of nature. Themes: the power and presence of God. The poem explored the awe-inspiring grandeur of God and His presence in the world despite human neglect and indifferences. के मेजर जो इसके थीम है वो ये है, द पावर एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि गॉड की पावर और प्रेजेंस दिखाई जा रही है कि इंसान चाहे जितना भी इसको ख़राब कर ले नेचर को, गॉड की प्रेजेंस हमेशा हमेशा रहेगी इस वर्ल्ड के अंदर. ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचर: इंसान के असरात नेचर के ऊपर. द पोएम हाईलाइट्स द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रेड ऑन द नेचुरल वर्ल्ड. Resilience of nature: despite the damage inflicted by human, nature remains resilient and continues to hold a hidden beauty and freshness. Resilience बोलते हैं जो चीज़ कभी ख़त्म ना हो, कि इंसान चाहे जितना भी नुकसान पहुंचा ले, डैमेज कर दे नेचर को, नेचर फिर भी रेजिलेंट रहेगी, सलामत रहेगी. स्पिरिचुअल रिन्यूअल: रूहानी रिन्यूअल हम कह सकते हैं, तरोताज़गी के रूहान हमारी रेनेसांस के मीनिंग में हम इसको भी ले सकते हैं कि स्पिरिचुअल हम दोबारा. द होली प्रेजेंस ऑफ द होली घोस्ट इज़ पोर्ट्रेड एज अ सोर्स ऑफ होप एंड रिन्यूअल एज मॉर्निंग स्प्रिंग्स फोर्थ विद अ ब्राइट एंड प्रॉमिसिंग डाउन. कि जैसे इस पोएम में ही बताया गया कि होली घोस्ट हमारे ऊपर बेंट हुआ है, उसने एक कर्व बनाया हुआ है ताकि हमें प्रोटेक्ट कर सके. इस चीज़ से भी हमें रूहानी सुकून मिलता है, एक उम्मीद मिलती है, होप मिलती है. फिर मॉर्निंग का बताया कि हर रोज़ मॉर्निंग में ईस्ट वर्ड से कैसे लाइट्स आती हैं, और फिर डॉन के बारे में यानी शाम का वक्त कैसे वेस्ट वर्ड में हमें लास्ट लाइट्स दिखाई देती हैं. ये सारी चीज़ें हमें होप, एक नई उम्मीद दिलाती हैं कि चाहे जितना भी नुकसान पहुंचा ले नेचर को इंसान, फिर भी वो जो एक होली घोस्ट है वो हमेशा हमें सलामत रखेगा और वो हमें प्रोटेक्ट करेगा. At the end, we can conclude this poem into these points. Jared Manley Hopkins skillfully employs various literary devices and figurative language to convey the contrasting state of the world, capturing both the destructive impact of human action and the enduring resilience of nature. The poem explores the theme of spirituality, human responsibility, and the potential of redemption and renewal, inviting readers to reflect on their relationship with the natural world and their role in preserving its grandeur. एंड पे जो जेरेड मैनली हॉपकिन है वो इंसान को एक ओपन एंडेड एक मैसेज दे के जाता है कि हम खुद देखें हमारा नेचर के साथ किस किस्म का रिलेशन है, हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं. Thank you so much. If you have any question, you can ask in comment box.